Assalamualaikum and welcome back to all. Welcome back students in my channel. Today we are going to continue for standard 11 subject economics chapter number 8 economic reforms. Today's topic is introduction of economic reforms, privatization and process of privatization. This is the first part of this chapter. So concentrate and let's start with introduction of economic reforms. चैप्टर नंबर 8 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जैसे कि आप सब जानते हैं स्टूडेंट, अभी जो कोरोना की वजह से 30% सिलेबस लेस हुआ है, तो पहले हम उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक के चैप्टर में से कट हुआ है। जैसे कि पॉइंट नंबर 8.1 ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म सिंस 1991, ये सिलेबस में से कट हुआ है। लिबरलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया, ये भी कट हुआ है। फिर 8.6 ग्लोबलाइजेशन, फिर इसके नीचे 8.7 प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ये भी कट हुआ है। फिर 8.12 स्टेजेस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, ये भी सिलेबस में से कट हुआ है। और 8.13 इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये भी सिलेबस में से कट हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सिलेबस में से कट हुआ है ये आपको पॉइंट आउट करना है। आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। द प्लानर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फेस चैलेंजेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर दिस रीजन दे अडॉप्टेड द मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम विच लेड ग्रेटर एम्फासिस अपॉन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ प्लानिंग। जो इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई थी 1947 में, तो उसके बाद इंडिया की जो टोटल इकोनॉमी थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब इंडिया को चाहिए था कि वो फिर से एक इकोनॉमिक स्टेजिस बनाए और जो डिस्ट्रॉय हो गई इकोनॉमी है उसको फिर से इसे चलाने की, उसे फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करे। तो उनके लिए उनको एक मिक्स टाइप की इकोनॉमी यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट की और मिक्स टाइप की इकोनॉमिक के थ्रू यहाँ पे इंडिया में इकोनॉमी स्टैब्लिश की गई इन 1951। However, by the 80s, many expectors felt that the strategies of planning adopted from 1947 to 1990 failed to attain the goals of economic growth and development as they proposed several state-imposed regulation on economic activities. बहुत सारे एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट ने ये बात प्रूव की है कि जैसे 1947 से लेकर 1990 तक जितनी भी इकोनॉमिक लेवल पे स्ट्रेटजी बनी है वो जितनी बड़े लेवल पे प्लानिंग होता था उसमें इतनी सक्सेस नहीं मिली थी 1990 तक। यानी जितनी भी इकोनॉमिक प्लानिंग हुआ था वो सक्सेस होता था, बट जिस प्रकार से प्लानिंग बनता था उतने लेवल पर वो सक्सेस नहीं बनता था। Besides, in the early 90s, the International Monetary Organization, guided by the developed nations of the world, imposed a precondition for providing further monetary assistance to India, that India must reform its economic policies by reducing excessive controls on economic functioning. There was a severe balance of trade deficit and India had to borrow foreign exchange from international institutions. Balance of trade is an accounting statement showing a country's expenditure on imports and income from exports. Thus, since 1991, India reformed the economic policies for which necessary institutional and regulatory changes were also brought about. उसके बाद इंडियन 90s में 90s के अर्ली में नेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने गाइड किया कि इंडिया को एक नए रिफॉर्म की, यहाँ पे इकोनॉमी को एक नए रिफॉर्म की ज़रूरत है जिसके थ्रू इंडिया एक स्टेब्लिश इकोनॉमी के साथ साथ एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकती है। और उसके लिए उनको इंडिया में इकोनॉमी रिफॉर्म्स की बहुत बड़े लेवल पे ज़रूरत है, क्योंकि ये चेंजेस होगा तभी इंडिया में से जो रिस्ट्रिक्शन है वो जितने कम हो गए, इसके थ्रू इंडिया में से आप बाहर की कंट्री में अब्रॉड जाके फिर आप अपना ट्रेड सेंटर बढ़ा सकते हैं। इंडिया में किसी अनदर कंट्री को
ट्रेडिंग के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिर प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, फिर लिबरलाइजेशन के थ्रू, फिर ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आप इंडिया की इकोनॉमी को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए इन 1991 एक डेवलप हुआ, एक बहुत बड़े लेवल पे एक डेवलप हुआ, जिसे इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ा हिस्ट्री माना जाता है, जिसके थ्रू इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस दिखाई देता पड़ता है, जिसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक ऐसा चेंजेस है इंडियन इकोनॉमी में, जिसके थ्रू एक इकोनॉमी एक डेवलप कंट्री के तरफ, हमारी कंट्री लेस डेवलप कंट्री थी जो एक डेवलपिंग कंट्री के लाइन में स्टैब्लिश हुई है विथ इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स। और इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म्स में थ्री पार्ट्स को हमने देखा, एक ग्लोबलाइजेशन, एक प्राइवेटाइजेशन एंड एक लिबरलाइजेशन। तो आज हम यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन क्या है और उसकी प्रोसेस क्या है वो पॉइंट यहाँ पे समझेंगे। Privatization means process of introducing private ownership in public owned enterprise and increase the size of private sector। जो प्राइवेट सेक्टर है वो कम लेवल पे होके जो पब्लिक सेक्टर है वो कम होके वो सारे ट्रांसफ़र होके प्राइवेट सेक्टर के पास जाते हैं, तो उसे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन बोला गया है। In India, the public sector enterprises are owned and managed by the state government. Privatization means process of transferring ownership of economic enterprises from public sector to private sector, either partially or fully. जो इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग है, तो यहाँ पे जो एंटरप्राइज है और उनकी ओनरशिप जो गवर्नमेंट के पास है, वो ओनरशिप पार्शियली या फुल्ली लेवल पे कोई प्राइवेट सेक्शन को यहाँ पे सौंपा जाता है, दिया जाता है, तो उसे यहाँ पे एक प्राइवेटाइजेशन बोला जाएगा। प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन कैन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग वेज: थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, by reducing the number of areas reserved for investment only by the public sector and opening them for investment by the private sector, by establishing public-private partnership business। डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, या फिर जो एरिया रिजर्व रखा गया है पब्लिक सेक्टर के लिए, उन्हें प्राइवेट सेक्टर के लिए ट्रेडिंग के लिए खोल दिया जाए। या फिर थर्ड नंबर, यहाँ पे एक नया पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिला के एक पार्टनरशिप बिजनेस यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाए, जिसके थ्रू प्राइवेटाइजेशन हो सके। नंबर 1, मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया। Meaning, disinvestment means a process where the state reduces its share of investment in a public enterprises or draws back its investment completely by selling its share to the private sector. Thus, the process by which the state disinvestment from public enterprise is called disinvestment। मीनिंग है कि जैसे कि पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो पब्लिक सेक्टर से इन्वेस्टमेंट हटा के जो प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है, और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होने को यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट बोला गया है। नाउ प्रोसेस, द फॉलोइंग 2 एस्पेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। Number 1, sell all the shares of the state in a public enterprise to the private sector, which is called complete disinvestment। यहाँ पे जो गवर्नमेंट को फुल्ली शेयर्स, स्टेट में से गवर्नमेंट को जो फुल्ली शेयर सेल्स किए जाते हैं, वो फुल्ली शेयर पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट का न सेल्स करके प्राइवेट सेक्टर को सेल्स किया जाए, तो उसे यहाँ पे फुल्ली डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। नंबर 2, sell some shares of the state in public enterprise to the private sector, for example 29% or 49%, which is called partial disinvestment। If less than 51% shares are transferred to private sector, then it is called minor disinvestment।
and if more than 51% shares are transferred to private sector then it is called major disinvestment. यहाँ पे टू टाइप्स के दूसरे डिसइन्वेस्टमेंट है, जैसे कि 29% से लेके 49% यानी 51% से लेस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर को शेयर सेल किए जाते हैं तो उसे यहाँ पे माइनर डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। और कोई कंपनी के 51% शेयर 51 या उससे ज़्यादा शेयर प्राइवेट सेक्टर को सेल्स किए जाते हैं तो उसे यहाँ पे मेजर डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। Besides owning public enterprises, the state also held control over certain areas of investment. Certain areas of strategic importance and public utility service were not open for investment by the private sector. However, after privatization in 1991, most of these areas were declared open for investment by the private sector. बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कोई भी पर्सन उनके पास मनी होने के बावजूद, उनके पास इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। तो 1991 के में जो इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने वो सारे सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए यहाँ पे उन्हें ओपन कर दिया है। For example, banking, education, communication, transportation are now open for private and foreign investment. आप सब देखते होंगे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कितने स्कूल्स है, बैंक है, इसी तरह से कम्युनिकेशन की जो सर्विस है उस सब में सब प्राइवेट सेक्टर ने यहाँ पे उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। Now number 3, now only the areas of atomic energy, certain minerals related to atomic energy and railways are reserved for investment by public sector. यहाँ पे जो एटॉमिक एनर्जी है, सर्टेन मिनरल्स रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी है और रेलवेज है, ये सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट ने सिर्फ ये तीनों सेक्टर अपने फुल्ली टेक ओवर में रखा है। Number 4, after independence, there was a significant rise in the number of public sector enterprise under the central government. After 1991, they didn't rise significantly. On March 31, 2051, there were 5 public sector enterprise under central government, which became 233 in 1990, to 217 in 2010, and when announced 300 in 2015. The process of disinvestment from old enterprises continue while the state may also set up new enterprises. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो एंटरप्राइजेस है जो पब्लिकली उसे प्राइवेटाइजेशन किया गया है। 1951 में 5 थे, उसके बाद 2090 में 233 थे, जो 2010 में 217 और उसके बाद 300 इन 2015 में हुए। तो यहाँ पे एक प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू प्राइवेट पर्सन भी जो पब्लिकली जो एंटरप्राइज है उसमें शेयर्स को परचेस कर सकते हैं और उसमें पार्टनरशिप कर सकते हैं, उसमें फुल्ली या कोई पार्शियली उसमें शेयर्स को परचेस कर सकते हैं, यानी उसमें वो भी बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्राइवेटाइजेशन मैंने एक्सप्लेन किया, फिर आप उसको उसकी प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन की। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लर्न इट प्रॉपरली, राइट इट इन योर नोटबुक। अस्सलाम वालेकुम।